तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्या है देखो, सबसे पहले आएगा इसमें सिंबल। व्हाट इज अ सिंबल? सिंबल क्या है? सिंबल इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन फॉर द एटम ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन मतलब शॉर्ट हैंड एक तरीका होता है जिसमें हम सिंबल्स की मदद से किसी चीज को लिखते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, जो जर्नलिस्ट वगैरह होते थे ना, वो शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते थे। मान लो किसी जगह गए इंटरव्यू लेने, या कोई पॉलिटिशियन कोई स्पीच दे रहा है, उसका रिकॉर्ड बनाने गए हैं, तो वो इतना लंबा स्पीच दे रहा है, उसको कैसे वर्ड बाय वर्ड लिखेंगे? जब ये वीडियो कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर इतना कॉमन नहीं था तब, तो वो शॉर्ट हैंड एक तरीका था जिसमें सिंबल्स की मदद से हम ज्यादा चीज को कम स्पेस में कम सिंबल्स के हेल्प से लिख लेते थे। ठीक है, अब वो चीज धीरे धीरे हट गया, क्योंकि अब तो सबके पास फोन है, फोन में ही ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्ड हो जाता है, तो अब उस चीज का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन का मतलब वो है कि कोई अगर बड़ा वर्ड हो, बड़ा कोई सेंटेंस हो, तो उसको हम कम स्पेस में विद मिनिमम यूज ऑफ लेटर्स और सिंबल्स कैसे लिख सकते हैं, उसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। ठीक है, तो सिंबल क्या है? एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के एटम के लिए। ठीक है, ईच केमिकल एलिमेंट हैज इट्स ओन यूनिक सिंबल। ठीक है, अब सिंबल क्यों जरूरी था और सिंबल्स कैसे डिराइव हुए, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। द यूज ऑफ सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर अ सिस्टमैटिक मेथड वाज डेवलप्ड। अभी जैसे सिस्टमैटिकली हम लोग किसी सिंबल का यूज करते हैं किसी एलिमेंट के लिए, उसके पहले से, है ना, सिंबल्स बना के जो उस समय के केमिस्ट और साइंटिस्ट थे वो यूज करते थे। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो सब एक बार में नहीं मिल गए। एक टाइम था जब लोग इतने एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानते थे, कुछ कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानते थे। तो जैसे जैसे उनको एलिमेंट्स के बारे में पता लगता था, वो अपने हिसाब से एक सिंबल बना के इसको यूज करते थे। फिर एक टाइम आया जब बहुत ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में पता लग गया, फिर साइंटिस्ट के मन में आया कि अगर हम हर सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ड्राइंग या कोई पैटर्न का यूज करेंगे तो ये डिफिकल्ट है। सबको कैसे याद रहेगा, सबको कैसे समझ में आएगा? जिसका जो मन कर रहा है वो ड्रॉ बना दे रहा है, वैसा ड्राइंग कर दे रहा है ना। कोई सर्कल बना दे रहा है, कोई सर्कल के अंदर ऐसा मर्सिडीज कार का सिंबल बना दे रहा है, कोई सर्कल के अंदर डॉट बना दिया, कोई सर्कल के अंदर प्लस बना दिया। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कौन क्या है? तो फिर धीरे धीरे एक सिस्टम डिराइव हुआ कि जो भी एलिमेंट नया अगर डिस्कवर होगा या जो पुराने एलिमेंट्स है, उसको हम उसके नाम के स्पेलिंग के हिसाब से सिंबल बनाएंगे। फिर उसमें भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़े, जैसे अगर मान लो जैसे सी से कार्बन भी है, सी से क्लोरीन भी है, सी से कॉपर भी है ना, तो फिर क्या करेंगे, तो उसको वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, the use of symbols for elements existed long before a systematic method was developed. The alchemist associated the symbols of the planets not only with the days of a week but also with the 7 metals known at that time. मतलब अल्केमिस्ट जो थे, बहुत पुराने लोग थे, वो जो सिंबल्स है उसका यूज करके 7 डेज ऑफ द वीक को रिप्रेजेंट करते थे, और उस समय उनको जो 7 एलिमेंट्स के बारे में पता था उसको भी डिनोट करते थे। मतलब एक टाइम था जब उनको सिर्फ 7 ही एलिमेंट्स के बारे में पता था, कौन कौन से? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मर्क्यूरी, टिन, कॉपर और लेड। बाकी एलिमेंट्स के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे पता लगा सबको, है ना। By the beginning of 19th century, 26 elements were known, which increased up to 81 in the 20th century. तो 19th century के शुरुआत में हमें कितने एलिमेंट्स के बारे में पता था? 26। लेकिन एक सेंचुरी पार होते होते 20th सेंचुरी आते आते हमें 81 एलिमेंट्स के बारे में पता लग चुका था। ठीक है, as more elements were discovered, the need for symbolic representation for these elements become more evident. अब जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं, फिर साइंटिस्ट को यह भी लगा ना कि अभी 81 पता है, एक टाइम था जब 7 एलिमेंट पता थे, फिर 26 एलिमेंट पता हुए, फिर 81 पता हुए, अभी और भी तो एलिमेंट्स मिल सकते हैं। तो फिर कोई ना कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हम एलिमेंट्स का नेम रखेंगे। ठीक है, 19th सेंचुरी में क्या था, एक स्वीडिश केमिस्ट था जिसका नाम था जॉन जेकब बर्जेलियस। वो सिस्टमैटिकली असाइन करना शुरू किया एलिमेंट के नेम के फर्स्ट लेटर के हिसाब से। ठीक है, जैसे उसने ऑक्सीजन के लिए रख दिया O, हाइड्रोजन के लिए रख दिया H। ठीक है, और बाद में कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी
किया, ठीक है। इट वॉज सून एक्सेप्टेड बाय द केमिस्ट्स एवरीवेयर। दिस लेटर ऑन फॉर्म द बेसिस ऑफ IUPAC। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम लोग के ICSE स्कूल्स हैं, सब अलग अलग स्कूल से हैं, लेकिन ऊपर एक इंस्टीट्यूशन है ना जो सबको रूल करता है, जो कि है तुम लोग का काउंसिल, ICSE, है ना। अब ICSE जैसा बोलेगा सारे स्कूल्स उसको फॉलो करते हैं ना, तो ऐसे ही केमिस्ट्री के वर्ल्ड में समझ लो IUPAC जो है एक हायर अथॉरिटी है, जो कोई भी रूल बनाता है, कोई भी रूल सेट करता है, तो बाकी सब लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, बड़े बड़े केमिस्ट हैं, वो मिलकर कुछ रूल्स बनाते हैं, तो उस रूल को सब फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि सिंबल्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, कैसे किसी का फॉर्मूला बनाएंगे। Each element is denoted by a symbol which is usually the first letter of its name in English or in Latin। अब क्या होता है ना कि कोई एलिमेंट का कोई नेम किसी लैंग्वेज में ज्यादा पॉपुलर हो जाता है ना। तो कभी कभी हम देखेंगे कि जो लेटर्स लिए गए वो किसी एलिमेंट के इंग्लिश नेम में से लिए गए या किसी के लैटिन नेम या ग्रीक नेम में से लिए गए, ठीक है, जो ज्यादा पॉपुलर था उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। देखो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ओ उसका स्पेलिंग में आता है स्टार्टिंग में, तो ओ से उसका सिंबल हो गया। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए H हो गया, ठीक है। However, when the first letter of more than one element is same, the symbol is denoted by two letters। अब जैसे देखो C फॉर कार्बन, C फॉर कोबाल्ट, C फॉर कैल्शियम, C फॉर क्रोमियम, C फॉर क्लोरीन। अब क्या करें, C किसको दें, तो C हमने ले लिया कार्बन के लिए, कोबाल्ट के लिए ले लिया CO, कैल्शियम के लिए ले लिया Ca, ठीक है, क्रोमियम के लिए Cr, क्लोरीन के लिए Cl, ठीक है। अब रूल ये बनाया कि जब दो लेटर लिए जाएंगे ना, तो पहला वाला लिया जाएगा कैपिटल और सेकंड वाला लिया जाएगा स्मॉल। समझ में आया। अब इसके लिए बहुत केयरफुल रहना है, क्यों, देखो अगर कैपिटल C और स्मॉल O लिखा है, इसका मतलब क्या है, कोबाल्ट, है ना। लेकिन अगर कैपिटल C और कैपिटल O लिख दिया फिर क्या हो गया, वो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत अलग अलग है ना दोनों, बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो लिखने का तरीका भी यहां पर मैटर करता है। उन्होंने बोला कि अगर एक ही लेटर से ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, उसके स्पेलिंग का फर्स्ट टू लेटर्स ले लेंगे, ठीक है। पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, सेकंड लेटर स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात। अब देखो, these symbols also represent one atom of the element। अगर H लिखा है तो H का मतलब हाइड्रोजन भी है, और H का मतलब हाइड्रोजन का वन एटम है, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हम हाइड्रोजन गैस कैसे लिखते हैं, हम H2 लिखते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल। इसका मतलब दो हाइड्रोजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ऑक्सीजन O लिखा है तो क्या है वो, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर O2 लिख दिया तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। O3 लिख दिया तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। O3 जो होता है ऑक्सीजन के तीन एटम्स मिलकर बनाते हैं, दैट इज ओजोन, ठीक है। ओजोन गैस है ना जो हमें यूवी से प्रोटेक्शन देता है, अल्ट्रावायलेट रेज से, वो है, ठीक है। बट केमिस्ट्री में ना एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ओ ऑक्सीजन है, दो एटम्स कंबाइन किए तो ऑक्सीजन गैस बन गया, वो तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जितने भी लाइफ फॉर्म्स है सबके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के तीन एटम्स कंबाइन कर गए तो ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा प्योर ऑक्सीजन बन गया, नहीं, वो ओजोन बन गया। और ओजोन जो होता है वो पॉइजनस गैस होता है, उसके प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदल जाते हैं। केमिस्ट्री का ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, एक भी एटम इधर उधर होता है ना तो बिल्कुल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो एलिमेंट्स के लैटिन, जर्मन या ग्रीक नेम से लिए गए हैं, ठीक है। जैसे आयरन के लिए हम आई तो नहीं लिखते, हम Fe लिखते हैं, तो Fe क्या है, फेरम, फेरम, ठीक है।
सोडियम के लिए हम Na लिखते हैं, S नहीं लिखते हैं, क्योंकि उस समय सोडियम का ज्यादा पॉपुलर नेम था नेट्रियम। इंग्लिश नेम है सोडियम, नेट्रियम उस समय ज्यादा पॉपुलर था तो Na लिख दिया। ठीक है। पोटाशियम के लिए हम लिखते हैं के, केलियम उसका नेम ज्यादा पॉपुलर था, उससे बन गया के, बाद में उसका इंग्लिश नेम हो गया पोटेशियम। ठीक है। कॉपर क्यूप्रम से आया है। कॉपर के लिए हम सीओ नहीं लिखते, सीओ तो कोबाल्ट है, तो कॉपर में हम सीयू लिखते हैं, लेकिन कॉपर की स्पेलिंग में तो यू आता नहीं, तो कॉपर उसका इंग्लिश नेम है। उसका जो लैटिन या ग्रीक नेम है वो क्या है, क्यूप्रम, उसमें से लिया गया सीयू, ध्यान रखना। ठीक है। अब ऐसे ही कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल यहां पर दिए हुए, जैसे हाइड्रोजन का H है, हम लोग को पता है, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन, नियॉन एक नोबल गैस है Ne, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस के लिए P, सल्फर के लिए S, क्लोरीन के लिए Cl। ठीक है। आर्गन भी एक नोबल गैस है Ar, कैल्शियम का Ca, क्रोमियम का Cr, मैंगनीज का Mn। देखो इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ध्यान रखना इसको, Mg मतलब मैग्नीशियम और Mn मतलब मैंगनीज, मिलता जुलता है। देखो इसके नाम में भी Mg है, इसके नाम में Mn भी है, लेकिन Mn मतलब मैंगनीज, Mg मतलब मैग्नीशियम। ठीक है। कोबाल्ट का CO हो गया, निकल का Ni, जिंक का Zn। अच्छा खाली N लिखा तो क्या है, वो नाइट्रोजन है, ध्यान देना। Ni इसमें भी आता है, Ni इसमें भी आता है, लेकिन Ni का मतलब निकल है, खाली N लिखा तो नाइट्रोजन है, यह ध्यान देना। ठीक है। आर्सेनिक का As हो गया, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का हो गया I, प्लैटिनम का Pt, क्रिप्टन का Kr, बेरियम का Ba, रेडॉन, ये सब नोबल गैसेस है। ठीक है ना, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, एक्सी, रेडियम Ra, यूरेनियम का U। ठीक है, ये कॉमन है, ये हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। अब यहां पर वही है, सोडियम नेट्रियम से आया, पोटेशियम का K केलियम से आया, आयरन का Fe जो है वो फेरम से आया, कॉपर का Cu जो है वो क्यूप्रम से आया, सिल्वर का Ag है, वो कहां से आया, आर्जेंटम से, गोल्ड का Au कहां से आया, ऑरम से, ऑरम वर्ड से। ठीक है। मर्क्यूरी का कहां से आया, हाइड्रेजियम, हाइड्रेजरम से आया Hg, लेड का प्लम्बम से आया। ठीक है। टिन का स्टैनम Sn बना, और एंटीमनी का स्टीबियम Sb बना। ठीक है। ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें समझने में कोई डिफिकल्टी है क्या, नहीं, कुछ डिफिकल्ट है समझना, नहीं, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब तुम चाहे पढ़ पढ़ के याद करो, चाहे तुम लिख लिख के याद करो, दैट इज अप टू यू। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ पढ़ के याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं लिख लिख के याद कर लेते हैं, बट आई वुड सजेस्ट लिख लो एक दो बार अपने हाथ से, अपने हाथ से लिखा हुआ हमें ज्यादा टाइम तक याद रहता है, तो ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ अ रेडिकल with the atoms of other element or radicals to form molecules। वैलेंसी क्या है, ये किसी एटम का कैपेसिटी है कि वो दूसरे एटम से या दूसरे रेडिकल से कैसे कंबाइन करता है, या ये रेडिकल का कैपेसिटी है कि वो दूसरे एटम से या दूसरे रेडिकल से कैसे कंबाइन कर पाता है। देखो, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। इन हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, Cl माने क्लोरीन, H माने हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके ये HCl मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। तो यहां पर इन हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल one atom of chlorine combines with one atom of hydrogen, so the valency of chlorine is 1। ठीक है। कोई भी
एलिमेंट का एटम कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, उसको हम उसका वैलेंसी बोलते हैं। जैसे क्लोरीन का जो है ना एटम, वो एक हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर HCl बना सकता है, तो क्लोरीन का वैलेंसी हो गया 1। ठीक है। वाटर में क्या हो रहा है देखो, एक ऑक्सीजन एटम कितने हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो रहा है। वाटर क्या होता है बेटा, H2O, है ना, H2O। वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन एटम कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, 2। एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या हो गया, 2। समझ में आया। सिंपल टर्म्स में वैलेंसी किसको बोला गया, कि कोई भी एलिमेंट का एटम कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, उसको ही वैलेंसी बोला गया। जैसे वाटर के अंदर H2O, H2O का मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम। तो एक ऑक्सीजन एटम कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो पा रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ना, तो बोला गया कि ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है, 2 है। समझ में आया। HCl के अंदर क्लोरीन का एक एटम कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो पा रहा है, 1 क्लोरीन एटम। ये ध्यान रखना, C कैपिटल है लेकिन L स्मॉल है इसमें, ठीक है। Cl में C कैपिटल है, L स्मॉल है, ठीक है। तो एक क्लोरीन एटम एक हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो पा रहा है ना, तो बोला गया कि क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। ठीक है। फिर एक गैस आया अमोनिया, जो होता है NH3। अब जरा बताओ कि ये नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या है इसके हिसाब से, 3, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हुआ, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 हुआ। ठीक है। जागो मोहन प्यारे, नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या है, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। ठीक है। अच्छा, एक और गैस है मीथेन। ध्यान दो, मीथेन एक और गैस है, इसमें कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के और कितना कार्बन है, तो एक कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हुआ, 4। तो कार्बन का वैलेंसी क्या होना चाहिए, 4। तो कोई भी एलिमेंट कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, किसी भी एलिमेंट का एक एटम कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है, उसी को माना गया वैलेंसी। जैसे एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन होकर बनाता है CH4। CH4 एक गैस है जिसका नाम है मीथेन। तो एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है, तो माना गया कि कार्बन का वैलेंसी क्या है, 4 है। बट वैलेंसी को और भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये तुम लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी बेसिक तरीका ये है इसको याद रखने का। ठीक है। ओके। अब देखो, जो वैलेंसी है ना, वो किसी एलिमेंट का 1 होता है, किसी एलिमेंट का 2 होता है, किसी एलिमेंट का 3 होता है, किसी एलिमेंट का 4 होता है। उसके बाद फिर 4 के बाद फिर 3 to 1 होता है। 4 से ज्यादा किसी का वैलेंसी नहीं है। अगर हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखेंगे ना, पहले वैलेंसी 1, फिर वैलेंसी 2, फिर वैलेंसी 3, फिर वैलेंसी 4, फिर वैलेंसी 5, 6, 7 नहीं होता, फिर वैलेंसी 4 के बाद फिर घटने लगता है 3 to 1। अच्छा, नोबल गैसेस क्या है, नोबल गैसेस तो किसी के साथ कंबाइन होते ही नहीं। नोबल गैसेस का वैलेंसी क्या होता है, 0। जैसे आर्गन, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है, नोबल गैसेस है। ये सिंगल एटम का ही मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है ना, इसको किसी के साथ कंबाइन होने का जरूरत ही नहीं है। नोबल गैसेस बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, इसको किसी के साथ कंबाइन होने का जरूरत ही नहीं है। और यही रीजन था कि बहुत लंबे समय तक हम लोग को नोबल गैसेस के बारे कुछ पता ही नहीं था। इसका कोई स्मेल नहीं होता, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते,
तो जब कोई चीज अपना प्रेजेंस शो ही नहीं करेगा, इतना छिप के रहेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ है। इसलिए बहुत लंबे समय तक नोबल गैसेस के बारे किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, बहुत रेयरली कुछ कुछ रिएक्शंस हुए तब इनके बारे जाके पता चला। अभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हो जो अभी तक अननोन हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो नोबल गैसेस का वैलेंसी क्या है, 0 मान लेते हैं हम, क्योंकि वो कंबाइन नहीं करता हाइड्रोजन के साथ। दे डोंट नीड हाइड्रोजन, वो अपने आप में खुश है, सिंगल एटम का मॉलिक्यूल बना के वो खुश है बस। ठीक है, अब देखो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी क्या है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी क्या है? वैलेंसी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर लॉस्ट और गेन्ड, ठीक है, और शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट कंबाइंस विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। और एक तरीका वैलेंसी को डिफाइन करने का क्या है कि जब एक एटम दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होके कुछ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बना रहा है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हुए तो हाइड्रोजन एलिमेंट बना, है ना। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड बना, है ना। तो जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, वो लूज करना हो गया। अब किसी को दिया तो कोई लिया भी तो जो लिया वो गेन कर गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक तुम दो एक हम देंगे, शेयर करेंगे, दो तुम दो दो हम देंगे। जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का ना एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको स्टेबल होने के लिए ना एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन के ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो ये क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब क्या हुआ, इसके पास भी दो हो गए, इसके पास भी दो हो गए, बट एक इसका है एक इसका है, दोनों ने शेयर कर लिया, दोनों ने शेयर कर लिया, तो दो इसके भी हो गए दो इसके भी हो गए, अब ये स्टेबल हो गया। तो इसने क्या बोला, एक तुम दो एक हम देते हैं, दोनों शेयर कर लेते हैं। ऑक्सीजन को लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ऑक्सीजन कैसा करता है, दो का शेयरिंग करता है। ठीक है, दो ये वाला ऑक्सीजन दिया, दो ये वाला ऑक्सीजन दिया, दो ऑक्सीजन एटम्स इस वाले में से आया, दो ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन हो रहे हैं ना, तो दो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले एटम में से आए, दो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले में से आए, बोला दो तुम दो दो हम देते हैं, ऐसे शेयर करके, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। चार एटम्स का शेयरिंग हुआ, दो इस वाले, चार इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ, दो इस वाले एटम ने इलेक्ट्रॉन अपने दिए, दो इसने दिए, बट इसमें किसी ने भी लूज या गेन नहीं किया, दोनों ने शेयर किया। ये होता है शेयरिंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन ना अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें भी क्या होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर जाता है, फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस की वजह से आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी क्या हो गया, जब कोई एटम दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होके कोई एलिमेंट का मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड का मॉलिक्यूल अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी वैलेंसी की तरह डिफाइन किया जा सकता है। वैलेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके वो कंपाउंड बना रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कंपाउंड बना रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कंपाउंड बना रहा है। यहां पे देखो
हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने एक गेन किया, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 और क्लोरीन का वैलेंसी भी 1। यहां पर हाइड्रोजन एक लूज कर एक शेयर कर रहा है, ये भी एक शेयर कर रहा है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है, 1 है। यहां पे ये वाला ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन एटम्स भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। ऐसे भी वैलेंसी को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। वही चीज यहां पर दिया हुआ, देखो न्यूट्रल सोडियम एटम होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान से एक चीज समझना, सोडियम जो है ना, उसमें पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, और प्रोटॉन्स भी 11 ही हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसमें 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव है, तो +11 और -11 0। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एक लूज कर गया, Na+ जब ये हो गया, तो इसमें 2 8 हो गया, बस लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो लॉस्ट हो गया, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, लेकिन प्रोटॉन तो 11 ही है, तो इसमें ओवरऑल +1 का चार्ज है ना, तो इसलिए यहां पर प्लस लिखा हुआ है। सिर्फ प्लस लिखा मतलब +1, किसी में 2+ लिखा है मतलब +2, किसी में 3+ लिखा है मतलब +3, है ना। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करा ना, तो उसमें 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वहीं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उसमें 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये Cl- कहलाता है। जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं वो कैटायन होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं वो एनायन होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनेगा, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो H से बन जाएगा H+ और Cl बन जाएगा Cl-, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन गया। अब यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसका वेरिएबल वैलेंसी होता है, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, कॉपर, कभी कभी इनका वैलेंसी वेरी करता है, ठीक है। नॉर्मली जो होता है वो यहां पर दिया होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 0 है क्योंकि वो नोबल गैस है, ठीक है। लिथियम का 1 है, बेरिलियम का 2 है, बोरॉन का 3 है। जिसका वैलेंसी 1 2 3 है, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, मेटल्स। जिसका वैलेंसी 4 है वो हो सकते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। लेकिन जिसका वैलेंसी 3 to 1 है, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं वो नॉन मेटल्स हैं। जैसे क्लोरीन, उसका वैलेंसी 1 है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना वैलेंसी बना रहा है 1, तो वो नॉन मेटल है। सोडियम का भी वैलेंसी 1 है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हैं वो मेटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हैं वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन का 3 है, कार्बन का 4 है, फ्लोरीन का 1 है, नियॉन का देखो 0 है क्योंकि वो नोबल गैसेस है, ठीक है। नियॉन, आर्गन और हीलियम, ये सब नोबल गैसेस हैं, ठीक है। सोडियम का 1 वैलेंसी है, मैग्नीशियम का 2 है, एल्यूमिनियम का 3 है, सिलिकॉन का 4 है, फास्फोरस का 3 है, सल्फर का 2 है, ठीक है। पोटेशियम का 1, कैल्शियम का 2। अब देखो कॉपर के 2 वैलेंसी हो सकते हैं, Cu2+ भी हो सकता है और Cu3+ भी हो सकता है, ठीक है। देखो Cu+, ये हो गया Q+,
Cu प्लस और Cu2 प्लस, ठीक है। आयरन में होगा Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, ठीक है। कॉपर का Cu प्लस जो है वो है क्यूप्रस, और जो 2 प्लस है वो है क्यूप्रिक, ठीक है। आयरन में Fe2 प्लस जो है उसको बोलते हैं फेरस, Fe3 प्लस जो है उसको बोलते हैं फेरिक, ठीक है। जहां जहां पर भी वेरिएबल वैलेंसी है तो जो कम वाला वैलेंसी है उसके लास्ट में OUS आएगा, और जो ज्यादा वाला वैलेंसी है उसमें लास्ट में IC आएगा। लेड, इसका 2 वैलेंसी है, या तो 2 प्लस या तो 4 प्लस, तो जो कम वाला वैलेंसी है 2 प्लस उसमें प्लम्बस आएगा, इसका जो कंपाउंड बनेगा उसको प्लम्बस के आगे कुछ होगा, ठीक है। और यहां पर ज्यादा वाला जो वैलेंसी है वो प्लम्बिक होगा, ठीक है। ऐसे ही टिन का जो है स्टैनस और स्टैनिक, मर्क्यूरी का Hg प्लस जो है वो मर्क्यूरस होगा, और जो Hg2 प्लस है वो मर्क्यूरिक होगा, ठीक है। जो कम वाला वैलेंसी है उसमें OUS लगता है, जो ज्यादा वैलेंसी है उसमें IC लगता है, ठीक है। नया तरीका क्या है नेम करने का, ये पुराना तरीका है। न्यू मेथड क्या है, हम 1 2 3 ऐसे रोमन लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे फेरिक 2 क्लोराइड, फेरिक 3 क्लोराइड, इस तरह के, कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 1 ऑक्साइड, इस तरह से जो होता है ना वो ऐसे होता है, ठीक है। जो कम वैलेंसी जैसे Cu प्लस है तो 1, अगर 2 प्लस हो गया तो 2 हो गया ये, ठीक है। Fe2 प्लस है तो यहां पर रोमन में 2 लिखा रहेगा, Fe3 प्लस है तो रोमन में 3 लिखा रहेगा, ठीक है। ये नया तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का। Certain elements exhibit more than one valency, that means they show variable valency। कुछ कुछ एलिमेंट्स है जिसका वैलेंसी फिक्स नहीं है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, वो डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। इफ एन एलिमेंट एग्जिबिट्स टू different positive valency, then the suffix OUS is used for lower valency and IC is used for higher valency, ठीक है। अब देखो, ferrous is written as iron 2 and ferric is written as iron 3। OUS जो होगा वो ferrous होगा, जो 3 वाला होगा वो फेरिक होगा, जो हायर वैलेंसी का होगा वो IC से डिनोट किया जाएगा लास्ट में, और जो लोअर वैलेंसी का होगा उसके लास्ट में OUS करके आएगा, ठीक है। ये समझ गए, अब याद रखना, ठीक है। अब रेडिकल्स क्या होता है, देखो, रेडिकल कोई एटम है या कोई ग्रुप ऑफ एटम्स है जो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। Radical is an atom of an element or a group of atoms of different elements that behave as a single unit। और जो रेडिकल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, रेडिकल्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। 2 तरह के रेडिकल्स होते हैं, बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स। जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो होते हैं कैटायंस, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, कैटायंस। जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, एनायंस, ठीक है। और जो कैटायंस होते हैं उनको बेसिक रेडिकल बोला जाता है, जो एनायन होते हैं वो एसिडिक रेडिकल होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक आयंस एंड ग्रुप्स ऑफ नॉन मेटल एटम्स विथ नेगेटिव चार्ज आर एसिड रेडिकल्स, ठीक है। यहां पर भी देख सकते हैं हम, ठीक है। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज यूजुअली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट। जैसे समझो सोडियम क्लोराइड है तो Na उसका पॉजिटिव पार्ट है, क्लोरीन वाला उसका नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है। मोनोवैलेंट क्या होते हैं, जिसमें एक वैलेंसी होता है, मोनो का मतलब होता है 1, ये 1 है प्लस 1 है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, हाइड्रोजन, अमोनियम, ये अमोनियम एक रेडिकल है, देखो अमोनियम एक रेडिकल है, एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है वो, ठीक है। एक्चुअली इसमें हम पढ़ेंगे ना कि अमोनिया जो NH3 है ना उसमें एक H+ आयन आके अटैच हो जाता है, वो सब हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी समझो ये एक रेडिकल है जिसमें एक अमोनिया, 4 अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन है, इसका ओवरऑल चार्ज कितना है, +1, ओवरऑल चार्ज कितना है, +1, ठीक है।
बाईवैलेंट, बाई का मतलब होता है दो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये देखो सब 2+ वाले हैं। आयरन 2 मतलब फेरस, कॉपर 2 यानी क्यूप्रिक, है ना। टिन, स्टैनस, सिल्वर, आर्जेंटाइट, ये सब 2+ वाले हैं। ट्राईवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 3 होता है, जैसे एल्यूमिनियम का 3 भी होता है वैलेंसी, आयरन का 3 जिसको फेरिक बोलते हैं, क्रोमियम का 3, ठीक है। टेट्रावैलेंट जिसका वैलेंसी 4 होता है, ये टिन और प्लैटिनम में होता है, ठीक है। सोडियम आयन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड while क्लोराइड आयन इज नेगेटिवली चार्ज्ड and they are present इन सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो Na+ और Cl-, ये दोनों आपस में कंबाइन होके NaCl बनाते हैं, ठीक है। आज यहां तक पढ़ लो, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होकर के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है।